हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें ये जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 8 होगा, तो सॉरी 9 होगा उसमें, क्योंकि दो जो चैप्टर हैं वो स्किप कर दिए गए हैं नई बुक में। तो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर होगा 9 और न्यू बुक है तो उसमें होगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, बस नंबरिंग का ही फर्क है, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज है। जैसे ओल्ड बुक में दिया हुआ है वैसे न्यू बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे जन सुविधाएं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इस बुक के 6 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के नीचे का जो भाग होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इन सभी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आपको सर्च करना है 6, 7, 8 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप बाकी के 6 चैप्टर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं जन सुविधाएं क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उनके बारे में बात हुई है। जैसे अन्ना नगर के का कुछ चित्र दिया हुआ है, और एक ये चित्र दिया गया है, ये चेन्नई का है, और वहां पर बस में सफर कर रहे हैं। तो देखिए जो इसमें मेन जो दिखाया गया है कि पानी की वेस्टेज हो रही है, गाड़ी धो रहे हैं, है ना। यहाँ पर दिखाया गया है बस का। और देखिए यहाँ पर सैदापेट जो है वहां पर क्या दिखाया गया है कि पानी की समस्या है। एक व्यक्ति है जो पानी वेस्ट कर रहा है, एक दूसरी महिला है जो पानी के लिए परेशान है और जो लाइन लगा रही है नल पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो एक मैलापुर गांव की एक कहानी दी गई है, यहाँ भी पानी की किल्लत है। तो मेन जो इस चैप्टर में दिया गया है, आपको ये जानने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में कि जो लोग हैं, जो क्या जन सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं को कैसे मुहैया कराया जाएगा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। और यहाँ पर ये दिया हुआ है चेन्नई के लोग और पानी। तो एक केस स्टडी दी हुई है वो चेन्नई की है, और चेन्नई की इसलिए दी हुई है क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है वहां पर पानी की किल्लत ज्यादा है अपेक्षा उत्तर भारत के। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ज्योग्राफी में जब पढ़ाया था कि जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत यानी नर्मदा नदी से नीचे वाला जो भारत है ना, जो नर्मदा नदी से नीचे वाला जो भारत है उसमें पानी की किल्लत है, क्योंकि वो जो दक्षिण भारत है वो बना हुआ है पठार का। क्योंकि वहां पहले कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, उसकी वजह से पठार बना है। पठार मतलब पत्थर का बना हुआ है ना। जो चट्टाने हैं वो सख्त है, वहां पर नलकूप वगैरह नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो भारत है जिसमें मैंने अभी त्रिकोण बना रही हूँ, ठीक है, ये जो त्रिकोण मैंने बनाया है ये क्या है, पठार है। ये क्या है, पठार है। ये एरिया क्या है, पठार है। और यहाँ पर नलकूप वगैरह समर वगैरह नहीं लगाई जा सकती है, बोरिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए यहाँ पर पानी की किल्लत है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो किस पर डिपेंड है, यहाँ के लोग मेनली डिपेंडेड है यहाँ यहाँ की नदियों पर, और जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है टैंक वगैरह उन पर, और नदियों के पानी पर मेन यहाँ के लोग डिपेंड हैं। और कई जगह बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद वो नलकूप वगैरह की सुविधा कर लेते हैं, लेकिन बहुत ना के बराबर है वहां पर, क्योंकि जो चट्टाने हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं, और पत्थर में आप बोरिंग वगैरह करना असंभव के जैसा ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्री राम गोपाल जैसे आला अधिकारी सरकारी ऑफिसर चेन्नई में अन्ना नगर में रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, सरकारी ऑफिसर हैं वो। हरा भरा पूरा पानी के छिड़काव के कारण हरे भरे बाग बगीचे वाला यह इलाका खास आकर्षक है। यहाँ के नालों में 24 घंटे पानी रहता है। जब पानी की आपूर्ति कम होती है तो राम गोपाल नगर जल निगम में परिचित एक बड़े ऑफिसर से बात करके और फौरन उसके लिए पानी के टैंक का इंतजाम हो जाता है। यानी कि जो बड़े लोग हैं, ये जो सरकारी ऑफिसर की बात की गई है, ये एक बड़ा आदमी है और इनको कभी भी पानी की आवश्यकता होती है तो ये हेड ऑफिस में फोन करते हैं और इनके लिए टैंक की सुविधा हो जाती है। ठीक है,
और वहीं एक दूसरे व्यक्ति की कहानी दी गई है। शहर के ज्यादातर इलाकों की तरह मैलापुर में सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में भी पानी की कमी है। ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके अपार्ट जो फ्लैट वाला सिस्टम होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो वहां पर क्या है, वहां पर पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है। कुछ लोगों की जरूरतें निजी बोरवेल से पूरी हो जाती है ना। निजी बोरवेल मतलब जमीन में गड्ढा करके जो पानी वहां से लेते हैं, वहां से पूरी हो जाती हैं। लेकिन बोरवेल का पानी खारा है, यानी कि नमकीन पानी है। अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि आस पास जितना भी नलकूप से पानी लिया जाता है या समर से पानी लिया जाता है, वो कैसा है, खारा है, यानी कि नमक का पानी है। तो नमक के पानी को हम सारी चीजों में यूज नहीं कर सकते, खाना नहीं बन सकता उससे अच्छे से, है ना। और कपड़े नहीं कपड़ों धोते हैं अगर उस पानी से, तो जो कपड़े हैं वो जल्दी फेड हो जाते हैं, है ना। अगर बर्तन वगैरह भी धोते हैं तो उन पर सफेद सी चादर लग जाती है। और देखो, इस पानी की समस्या को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जिस जहां पर मैं रह रही हूँ दिल्ली में, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी पानी बस 2 टाइम आता है, एक सुबह आता है और एक शाम को आता है, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। तो और बीच में पानी नहीं आता, तो हमें पूरा जो दिन है वो पूरा दिन हिसाब से निकालना होता है। हमारी जो टंकी सिंटेक्स भरी जाती है, टंकियां भरी जाती हैं सुबह सुबह, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने इतना पानी इस्तेमाल कर लिया और हमें पूरे दिन तक ये पानी चलाना है। क्योंकि पानी सुबह 7 बजे चला जाता है और उसके बाद शाम को 6 बजे ही आता है। तो 12 घंटे हमें बिना उस पानी के निकालने हैं। तो हमें अपने जो पानी है वो बहुत किफायत में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं धो सकते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट है, एक लिमिट से ही पानी आएगा आपके घर। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पानी आता रहेगा। तो जो कुछ लोग हैं वो निजी बोरवेल से अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन बोरवेल का पानी खारा है, उससे लोग उसे शौच और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कामों के लिए टैंक का पानी खरीदना पड़ता है। सुब्रमण्यन टैंकरों से पानी खरीदने के लिए हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। पीने के पानी को साफ करने के लिए लोग घरों में जल शोध, देखो जल शोध क्या है, जल शोध है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर लगवाते हैं। जो पानी आता है और उसमें एक एक फिल्टर ले आते हैं मार्केट से, उसमें जो पानी का लिंक कर दिया जाता है, टंकी के पानी का लिंक कर दिया जाता है उससे, और वो पानी को फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर तो ज्यादातर लोगों के घर में आजकल है, तो आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपके घर में नहीं है तो आपने जरूर सुना होगा कि घर में फिल्टर लगा हुआ है, आरओ वाला पानी आता है ना, एकदम शुद्ध पानी आता है। तो लगवाए हुए हैं। मंडी पक्कम के एक मकान में, देखो जगह का नाम है मंडी पक्कम, स्थान का नाम है, के एक गांव में शिवा अपनी पहली मंजिल पर किराए पर रहता है। उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। वो एक दिहाड़ी पे मजदूरी का काम करता है और अब वो अपने परिवार को नहीं ला सकता शहर में। क्यों? क्योंकि उसके खुद के पास पीने के लिए पानी नहीं है। अगर पानी है ही नहीं, अगर उसका परिवार आएगा तो उसको भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उनको वहां रखना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। हो सकता है उसकी दिहाड़ी में उनका खर्चा चले भी ना, तो इसलिए वो अपने परिवार को यहाँ नहीं लाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो पीने की जो बोतल है उसका पानी भी वो खरीदता है। और देखो हमारे यहाँ भी पानी की बोतल आती है। जैसे गर्मियों में ना पानी की किल्लत हो जाती है, कभी कभी ना हमारे इलाके में एक ही टाइम पानी आता है, जैसे सुबह को आ गया, शाम को नहीं आया, कभी शाम को आ जाता है, सुबह को नहीं आता। तो हर गर्मियों में एक दो कंडीशन ऐसी हो ही जाती है। तो उस समय पर हम भी क्या करते हैं, बाहर से पीने का पानी मंगाते हैं। एक बोतल आती है, 20-25 रुपए की एक बोतल आती है, तो उसमें हम पानी मंगा लेते हैं और उसको ही हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदा पेट में काम करती है, ये गांव है, पेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए माहवार है, यानी कि महीने का 650 रुपए है, 650 है ना।
उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है, यानी कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की 30 झुग्गियों झुग्गियों के लिए कोने में एक नल है, यानी कोने पे एक नल लगा है, और 30 झुग्गियों में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए 20 मिनट पानी आता है, और 20 मिनट में उनको केवल 3 बाल्टी भरने का मौका मिलता है। एक परिवार केवल 3 बाल्टी पानी ही ले सकता है। अब उस 3 बाल्टी में वो नहाएगा, धोएगा, पानी पिएगा, क्या करेगा? बहुत ही मुश्किल है उनका जीवन, है ना? गर्मियों में पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। और देखो, इतनी गर्मियों में भी लोग नहीं नहा पाते हैं, क्योंकि कई जगह पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है। ठीक है। अब जैसे हमारे तरफ पानी नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करके टैंक मंगवा लेते हैं, या आसपास जैसे हमारे घर में भी समर की व्यवस्था है, तो समर भी चला लेते हैं हम, क्योंकि समर का खारा पानी आता है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सफाई वफाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पिया नहीं जा सकता, नहा भी नहीं सकते, उससे बाल भी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल अकड़ से जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा खारा पानी आता है यहाँ पर। तो टैंक मंगवा लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो टैंक मंगवा पाए, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको बिना नहाए, बिना कपड़े धोए ऐसे ही दिन गुजारने पड़ते हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी। देखो, हमारा जो संविधान है उसमें हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, और उन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार हमारे पास ये है, आर्टिकल 21 का। ठीक है। और आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि सभी लोगों को, देखो ये लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। कहने का मतलब यह है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। ठीक है। और किसके अनुसार? आर्टिकल 21 के अनुसार। सॉरी। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। ठीक है। मतलब मौलिक अधिकारों में से ही एक के अंतर्गत क्या आता है कि हाँ, सभी जो भारत के नागरिक हैं उनको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए पीने का, और वो भी कम से कम दाम पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप ज्यादा रेट रख देंगे तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पानी खरीद लेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? वो नहीं खरीद पाएंगे, है ना? 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रासायनिक छोड़ देती है। इससे भूमिगत पानी दूषित हो जाता है, जो कि सिंचाई और पानी पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए, ज्यादातर जो उद्योग धंधे लगे होते हैं ना, वो नदियों के किनारे लगे होते हैं, और हमारी जो नदियां गंदी हुई हैं उसकी मेन वजह ये है कि जो उद्योग धंधे हैं वो नदियों के किनारे लगाते हैं, और जितना भी उनका, देखो जैसे आपके घर की नाली का पानी होता है ना, भाई आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, या फिर आप पोछा लगा रहे हो, तो वो जो गंदा पानी है वो कहाँ जाता है? नालियों में जाता है ना? तो वो जो पानी है उसी तरह का गंदा पानी किस में निकलता है? कोई भी उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? विषैले केमिकल होते हैं, और जब उनकी पानी निकलता है तो वो क्या करते हैं? अपने विषैले पानी को नदी वगैरह में डाल देते हैं, तो नदी का पानी दूषित होता है, और जो नदी का पानी है वो क्या पीने के लिए यूज करते हैं लोग, उसको उसको ही तो फिल्टर करके पानी पीते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो गंगा का और यमुना का दोनों का पानी फिल्टर होके हम पी रहे हैं उसको, है ना? तो अगर नदी को हम दूषित नहीं करेंगे तो हम उसको आसानी से उस पानी को पी पाएंगे, लेकिन अगर हमने ज्यादा दूषित कर दिया तो वो फिल्टर भी नहीं हो पाएगा पानी। तो उसी तरह की एक शिकायत दर्ज हुई महबूब नगर
मैं एक किसान ने शिकायत की कि उनके यहाँ क्या है, एक जलधारा है, उसमें वहां पर एक वो है, कंपनी है, और वो कंपनी क्या करती है, अपने वैसे विषैले पानी को उस जलधारा में छोड़ देती है। जलधारा आप छोटी सी नदी भी बोल सकते हैं, उसको बम्बा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब गांव के बच्चे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे कि बम्बा क्या होता है। बम्बा या नहर में भी उस पानी को छोड़ देते हैं, गंदे जल को। अब जब वो गंदे जल को उस शुद्ध पानी में छोड़ देते हैं, नदी में या नहर में या बम्बे में, तो वो पानी दूषित हो जाता है, तो वो फसल के लिए भी हानिकारक है और उसको पीने में भी दिक्कत होती है। देखो मेरी आंखों देखी ये बात है, जब हम लोग गांव में रहते थे तो मैंने देखा था कि बम्बे में इतना साफ पानी आता था कि उस बम्बे में लोग हाथ से पानी पी लेते थे, ठीक है। बम्बे में से ही हाथ से पानी पी लेते थे, बम्बे में नीचे की तरफ जाके, और जैसे ओख में पानी भर लेते हैं ना, उस तरह से पानी पीते हुए मैंने लोगों को देखा है। इतना स्वच्छ पानी आता था पहले, और आजकल लोगों ने इतनी गंदगी कर दी है कि आप खुद के पानी तो पी ही नहीं सकते हो, आप अपने जानवरों को भी पानी नहीं पिला सकते हो। पहले शौच वगैरह के लिए भी अगर पानी लेते थे तो लोगों में इतना, आपस में इतना वो था, सुविधा कह लो या फिर डर कह लो एक दूसरे का, कि कोई भी गलत चीज नहीं कर सकता था। बम्बे पे कपड़े नहीं धो सकते थे साबुन से। लोग मना करते थे कि ये स्वच्छ पानी है, ये खराब हो जाएगा। आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाम लगा के रखते थे, यहाँ तक कि शौच वगैरह के लिए भी पानी लेके वहां से जा सकते हो, लेकिन वहां पर आप इस तरह का कोई भी गलत काम नहीं कर सकते थे। अब कोई किसी से मतलब रखता नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, तो सब पानी को गंदा करने में लगे हुए हैं, है ना। अगर आप गांव की भी बात करें तो आराम से उसमें भैंस वगैरह नहाती रहती हैं, उसको दूषित करते रहते हैं पानी को, ठीक है। जबकि गाय भैंसों को आप बम्बे में ना छोड़ के आप अलग भी वहां पानी भर भर के उनको नहला सकते हैं, लेकिन नहीं, लोगों को अब अच्छा लगता है गंदगी मचाना। तो जो जितनी गंदगी मचा रहा है, भगवान सब देख रहे हैं, उनकी प्रकृति के साथ आप जितनी गंदगी कर रहे हो, ठीक है, आप खुद जितना गंदा कर रहे हो, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो जो स्रोत भगवान ने दिए, कम से कम आप मत करो, ठीक है। दूसरे कर रहे हैं, उनको अगर आप रोक नहीं पा रहे हो तो कम से कम आप अपने आप को ही रोक लो। अब देखते हैं जन सुविधाएं क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर की जो मेन चीज है वो जन सुविधाएं हैं, तो हम देखेंगे जन सुविधाएं क्या चीज होती हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। पिछले साल आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज भी अनिवार्य चीजें हैं, जिन्हें इन्हें जन सुविधाएं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जन सुविधाओं में कौन कौन सी चीज शामिल है? बिजली है, यानी कि लाइट है। सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो बस है या ट्रेन है वो आएगा। विद्यालय है, कॉलेज है, ये सब क्या है? अनिवार्य चीज है। और आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि जन सुविधाएं क्या होती हैं। जो चीजें सबकी सहूलियत के लिए होती हैं, है ना। अब बिजली की जरूरत सबको है, विद्यालय की जरूरत सबको है। अगर कहीं एक विद्यालय खुल जाएगा तो एक दो व्यक्ति तो नहीं पढ़ेगा, एक दो बच्चा तो नहीं पढ़ेगा उसमें, उस एरिया के जितने भी बच्चे होंगे सारे उस स्कूल में जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ जो सबकी पहुंच में होते हैं। और उसी तरह से परिवहन है, बस है, ट्रेन है, तो वो क्या है? सबके लिए होती है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई। मसलन अगर गांव में एक स्कूल बन जाए तो उसे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद है। जैसे किसी गांव में अगर बिजली नहीं है और बिजली के तार वहां पर बिछा दिए जाएं, तो एक व्यक्ति के लिए या दो व्यक्ति के लिए थोड़ी ना बिछाए जा रहे हैं, और उससे तो पूरी पूरी गांव लाभ लेगा। अब जैसे हाल फिलहाल में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि उसकी वाईफाई की लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है। वाईफाई का केबल बिछाया जा रहा है, तो गांव गांव में वाईफाई की सुविधा अब हो रही है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए अब नेट चाहिए ही चाहिए। बिना नेट के तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भी तो उसके लिए नेट की जरूरत है ना। तो सभी के घर में अब
आने वाले समय में जैसे लाइट की व्यवस्था होती है ना, उसी तरह से नेट की व्यवस्था भी मिलेगी आपको, क्योंकि नेट इतना जरूरी हो जाएगा पढ़ाई के लिए, काम के लिए, सबके लिए। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं, लोग बिजली से चलने वाले छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में बहुत आसानी हो सकती है, किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। यानी कि जन सुविधाओं की कौन कौन सी चीज हो गई, पानी हो गई, राशन हो गया, ठीक है। अब देखो कोरोना में फ्री में राशन बंटवाया था, क्यों बंटवाया था, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि काम करने के लिए तो मना था, लॉकडाउन चल रहा था, तो जो लोग दिहाड़ी के मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, है ना, मजदूर हैं, खेतों तो में काम करने वाले हैं, जैसे दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोज काम करके आए, रोज पैसे ले लिया, उस तरह के जो लोग हैं, उनके पास पैसे की कमी हो गई, तो उनके पास अपनी जेब खर्च के लिए पैसे नहीं रहे, तो उसके लिए उन्होंने सरकार ने क्या किया कि सबको राशन उपलब्ध कराया, ताकि कोई भी व्यक्ति भारत का भूख से ना मरे। नहीं तो जितने बड़ी संख्या में कोरोना फैल रहा था, ठीक है, कोरोना से ग्रस्त हो रहे थे लोग जितनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी संख्या में लोग मरे नहीं है। अगर मृत्यु रेट देखा जाए तो बहुत कम था हमारे भारत में। और मेन चीज ये है कि भूख से कोई आदमी नहीं मरा। 6-6 महीने घर बैठने के बाद भी, 6-6 महीने जॉब ना करने के बाद भी लोग भूख से नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि उन्हें टाइम पर राशन मिल रहा था। और ये क्या है, एक तरह की जन सुविधा है, ठीक है, बिजली, पानी और आपका राशन, आपका स्कूल, ये सब क्या है, जन सुविधाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरकार की भूमिका। अब देखो, जन सुविधाओं के बारे में तो आपने जान लिया कि जन सुविधाएं होती क्या है। अब ये सारी जो जन सुविधाएं हैं, ये हर आदमी की पहुंच तक रहे, ये चीज कौन सुनिश्चित करेगा? ये सुनिश्चित करेगी सरकार। ये काम किसका है? सरकार का है, कि जो जन सुविधाएं हैं, जो जनता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी जरूरत है ही है जनता को, उन सारी सुविधाओं को कौन मुहैया कराएगा? उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराएगा सरकार, ठीक है। अब देखिए, एक मौलिक अधिकार हमारा दिया भी है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि आर्टिकल 21 में लिखा है जीवन का अधिकार, उसके अंतर्गत ही हमारे पानी की सुविधा आएगी, ठीक है। तो ये काम किसका है? सरकार का है। अब एक दूसरा चीज भी लिखी हुई है, ये भी आर्टिकल 21A के अंतर्गत आती है, कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो पढ़ाए, निःशुल्क पढ़ाए। अब देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में इसीलिए आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबके लिए खुले हुए हैं सरकारी स्कूल, ठीक है। वहां पर आपको खाना पीना भी मिलता है, राशन की भी सुविधा है, और आपको किताब कॉपी भी मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं आपको। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की है। तो उसी तरह से जितनी भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जन सुविधाएं हैं, वो सब मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की है, और सरकार समय समय पर कराती भी है, ठीक है। क्योंकि सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। जी हाँ, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह भी है कि सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधा मुहैया कराए। आइए इस बात को हम समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार को क्यों उठानी चाहिए। केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए, मतलब बाकी और लोग भी तो उठा सकते हैं इस जिम्मेदारी को। अब देखिए, हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। देखो, निजी कंपनी जो काम करती है, कोई भी व्यक्ति काम करेगा, तो वो किसके लिए करेगा? मुनाफे के लिए। वो काम करेगा, उसके बदले में आपसे पैसे लेगा, ठीक है। फ्री में तो आपका कोई काम करके नहीं देगा। उसी तरह से प्राइवेट कंपनियां हैं, कि वो आपके लिए कोई भी काम करेंगे तो उसके बदले में वो मुनाफा लेंगी, है ना। लेकिन जो सरकार है, वो मुनाफे कमाने के बारे में नहीं सोचती है, वो जन कल्याण के बारे में सोचती है। वो सोचती है जो भी स्कीम ला रही है सरकार, उससे सरकार को फायदा हो ना हो, लेकिन जनता को फायदा होना चाहिए। तो ऐसे निष्पक्ष भाव से केवल और केवल सरकार सोच सकती है, प्राइवेट कंपनियां नहीं सोच सकती है, ठीक है। अब देखो, आगे बात हुई है कि अगर जैसे नालियों को साफ रखना है, या मलेरिया रोधी अभियान चलाना है, तो उसके लिए क्या इसकी जो जिम्मेदारी है, अगर प्राइवेट कंपनियों के पास रहे तो ये बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है।
क्योंकि नालियों की सफाई के लिए वो अच्छा खासा ही मोटी रकम आपसे चार्ज करेंगे। मान लीजिए पर घर के हिसाब से वो 500-600 रुपए लेंगे, तो जो गरीब आदमी है तो वो तो दे ही नहीं पाएगा। या फिर मलेरिया से संबंधी दवाई है, रोधी अभियान है कोई भी, तो उसके लिए भी वो अगर प्राइवेट कंपनियां होंगी तो चार्ज करेंगी और पैसे लेंगी आपसे, क्योंकि ये चीजें गवर्नमेंट के यहाँ से होती हैं तो आपको फ्री में मुहैया हो जाती हैं। अब देखिए एक दूसरी हम मैं बात करूं, आप सभी को पोलियो के टीके कभी ना कभी लगे होंगे, है ना, पोलियो के ड्रॉप पिए है ना, सभी ने पिए है। तो अगर वो ड्रॉप पैसे में बिके, मान लीजिए उस जो ड्रॉप की कीमत है अगर 10 रुपए हो या मान लो 100 रुपए हो, ठीक है, काफी महंगी ड्रॉप होती है, अगर वो उस एक बूंद की कीमत 100 रुपए हो, तो कितने लोग हर महीने अपने बच्चे को उस ड्रॉप को पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे। मैं कहती हूँ भारत के 60% लोग भी उस ड्रॉप को नहीं पिलाएंगे, बहुत कम लोग पिलाएंगे, क्योंकि उससे पैसे जा रहे हैं। अब क्या है, फ्री में है, वो घर आके आपके बच्चे को ड्रॉप दे जाती हैं, तो आप सोचते हैं कि आपका तो कुछ जा नहीं रहा, पिला लो भाई सब लोग। लेकिन अगर वहीं ये जो काम है ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में होता तो बहुत महंगा होता। एक दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैसे कोरोना काल आया था, उसमें सभी को फ्री में वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है, अगर वैक्सीन फ्री में नहीं लगाई होती तो वही वैक्सीन, जो वैक्सीन आप सब लोगों को फ्री में लगाई गई है, उसी वैक्सीन का चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल में 750, 800, 900 इतना तक भी चार्ज किया है। मतलब हर हॉस्पिटल के हिसाब से जो फैसिलिटी होती है उनके हिसाब से अलग अलग उन्होंने चार्ज किया है। तो मान लीजिए एक गरीब आदमी है, उसके परिवार में 4 या 5 लोग हैं, ठीक है, अगर 600 रुपए में या 650 रुपए में एक वैक्सीन मिल रही है, तो वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देता? नहीं लगा पाता ना, तो सबको तो वैक्सीन नहीं लगा पाता वो आदमी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लगवा देता कि ठीक है हम रहे ना रहे हमारे बच्चे रहने चाहिए, या फिर अपने आप को अपनी पत्नी को लगवा देता, उसके माता पिता पहले ही बोल देते कि भाई 1200 रुपए हमारे ऊपर खर्च मत करो, हम तो बुढ़े हैं, कोई बात नहीं है। तो सभी को नहीं लग पाती, फ्री में थी तो सबको लग गई। तो अगर निजी हाथों में ये जो सुविधाएं हैं ये चली जाएं, जो जन सुविधाएं हैं, तो जो गरीब आदमी है उनकी पहुंच इन सुविधाओं से दूर हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं ले पाएंगे। अब हमारे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, लगभग लगभग सबको लगी है, और क्योंकि फ्री में लग रही थी इसलिए सबने लगवा ली, अगर पैसे में लगी होती तो कोई नहीं लगवाता। 600, 700 या 800 तक रुपए खर्च करना अपने परिवार के ऊपर बहुत मुश्किल चीज है, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, स्कूल वगैरह गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, केवल निजी हाथों में हो, ठीक है, निजी कंपनियों के हाथों में हो जो हॉस्पिटल है, तो जो गरीब लोग है ना वो बिना इलाज के ही मर जाएंगे, वो इलाज भी नहीं करा पाएंगे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो मेन किसके लिए है, वो गरीबों के लिए ही है ना, ताकि उनका फ्री में इलाज हो सके। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 500 रुपए उस डॉक्टर की फीस होती है और 500 रुपए की वो दवाई लिखता है। दवाई वो ऐसी लिखता है कि आप उसके ही क्लिनिक से खरीदोगे, बाहर के क्लिनिक से आप नहीं खरीद सकते हो। जबकि वहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो कोई कितना भी बेकार कम सुविधाओं वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में आपको 2-3 दवाई वो अपनी तरफ से देगा डॉक्टर, ठीक है, और 1-2 दवाई आपको बाहर से लिख देगा। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुखार वगैरह की दवाई लेने जाते हैं तो आपके 100-200 रुपए ही खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जो ये निजी सुविधाएं हैं वो सॉरी जो जन सुविधाएं हैं वो निजी कंपनियों के हाथ में ना होकर सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि जो सुविधाएं हैं वो सबकी की पहुंच तक रहें। आगे देखते हैं, अगर शहर में रहते हैं तो आपने कई निजी कंपनियों को टैंकर या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधाओं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उनका खर्चा उठा पाते हैं। यह सुविधा सस्ते दर पर सभी लोगों की सुविधाएं के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। जो प्राइवेट सुविधाएं हैं वो सबके लिए नहीं है। अब देखिए जैसे ट्रेन चल रही है, तो जो गवर्नमेंट की ट्रेन है वो जो गवर्नमेंट के हाथ में है अभी भी ट्रेनों का संचालन, तो उनकी अगर उनका किराया 100 रुपए है, वहीं आप प्राइवेट वाली अगर ट्रेन का किराया देखो तो वहां उनका किराया 200-300 रुपए है ना, तो मतलब दुगना तिगना है। हालांकि वो सुविधाएं देते हैं, फ्री में पानी मुहैया कराते हैं, खाने को भी कुछ देते हैं, पंखा वंखा सारी एसी वेसी भी लगी होती है, सब कुछ उसमें होता है, टॉयलेट वगैरह भी बहुत सही होता है। लेकिन किसी व्यक्ति
अगर प्राइवेट के हाथ में ही आ जाएगा तो वो सभी ट्रेनों का किराया बढ़ा देंगे, 4-5 गुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है, उसे नहीं है जरूरत लग्जरी में बैठने की, उसे नहीं है जरूरत पंखे की, उसके पास पैसे नहीं है पंखे में बैठने के लिए, वो तो बिना पंखे में ही जाके खुश है, ठीक है, जनरल के डब्बे में ही बैठ के खुश है, कोई बात नहीं है। जब उसके पास पैसे है ही नहीं, तो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन आपके लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है, अगर आप मिडिल क्लास के हैं या आप गरीब हैं, ठीक है। देखो इसमें यही था। अब आगे हम देखते हैं, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें, ठीक है। संविधान में जीवन के अधिकार का तो आश्वासन दिया गया है, वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त किया जाएगा, इसलिए जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर आनी चाहिए। यानी कि इसका जिम्मा कौन उठाएगा? सरकार ही उठाएगी, ठीक है। इसमें यही चीज दी हुई है इस पूरे पैरे में, तो आप पढ़ लेना। देखिए अब इसमें एक चीज और देखना है कि केंद्र सरकार जिन धन पर व्यय करती है, रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है, यानी कि जो सरकार है वो किस तरह से खर्च कर रही है पैसे को, ठीक है। केंद्र सरकार जिन पर धन व्यय करती है, यानी कि जिन पर खर्चा करती है, रुपया कहाँ जाता है, तो जो सरकार टैक्स वसूल करती है, ठीक है, सरकार क्या करती है? टैक्स वसूल करती है लोगों से अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो सैलरी मिलती है, तो सरकार एक फिक्स कर देती है कि अगर आप साल का 3 लाख कमाते हो, 4 लाख कमाते हो, तो यहाँ तक तो आप टैक्स से मुक्त हो, ठीक है। या 5 लाख कमाते हो, तो ये जो लिमिट है ना, ये घटती बढ़ती रहती है हर साल। तो अगर आप इतने पैसे कमाते हो तो आप टैक्स से आजाद हो, अगर इससे आप ज्यादा कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया आयकर। बाकी बाकी का जो उद्योग धंधे होते हैं उन पर टैक्स लगता है ना। और देखो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। कैसे? आप लोगों को ऐसा लगता होगा जो रईस लोग होते हैं वही टैक्स देते हैं, गरीब लोग नहीं देते। आप पूरे दिन में जितनी भी चीजें मार्केट में खरीद रहे हैं उन सब पे जीएसटी लगता है, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपए किलो चीनी है ना, 5 रुपए किलो चीनी बिक रही है, उसमें क्या है, मान लीजिए कि 4 रुपए किलो चीनी जो दुकानदार है वो खरीद रहा है, 1 रुपए जीएसटी लगा के आपको 5 रुपए की बिक रहा है। वो अलग से आपको बताता नहीं है कि इसमें जीएसटी मैंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन वो जीएसटी लगाकर ही आपसे पैसे लेता है। जैसे आप टॉफी, चॉकलेट कुछ भी खरीद रहे हैं, हर चीज पर जीएसटी लगा होता है। और वो जो जीएसटी है वो क्या है? एक प्रकार का टैक्स है, और वो टैक्स उसके पास जाता है, वो सरकार के पास जाता है। यानी कि आप 5 रुपए का सामान ले रहे हैं, तो उसमें 0.5 या 0.10 रुपया पैसे जो है वो किसके पास जाएंगे? वो सरकार के पास जाएंगे। तो गरीब से गरीब व्यक्ति उस टैक्स को भरता है। आपको पता नहीं चलता है कि आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में, भारत के सभी लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। जो भी आप कुछ ना कुछ तो खरीदते ही होगे पूरे दिन में, ऐसा तो नहीं है आप कुछ नहीं खरीदते होगे। यहाँ तक कि गेहूं, चावल, हर चीज पर टैक्स होता है। वो आप, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो कि आप टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स सब देते हैं, ठीक है। जैसे आप जाते हो, बस में जाते हो, तो वहां पर एक टोल पर गाड़ी रुकती है, वहां पर टोल टैक्स लिया जाता है। तो वो जो टोल टैक्स लिया जाता है ना, उसको भी वो लोग आप लोगों से आप सब लोगों में डिवाइड करके आपसे ही वसूल लेते हैं। जैसे किराया, कहीं जाने का किराया 100 रुपए है, तो आपसे 110 रुपए लिए जाएंगे। 100 रुपए किराया और 1 रुपए आपका वो लगेगा टोल टैक्स, ठीक है। तो वो भी किससे वसूला जाता है? वो आपसे ही वसूला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप भी टैक्स देते हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं। अब देखिए जो सरकार है वो क्या करती है, आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया, है ना। और बजट में, जब वो बजट पेश करती है, यानी कि सरकार हर साल फरवरी या मार्च के लगभग बजट पेश करती है, ठीक है। फरवरी लास्ट में, मार्च शुरू में वो बजट पेश करती है, और उसमें ये बताती है कि हम जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए यहाँ यहाँ पैसे खर्च करेंगे, इस तरह से पैसे खर्च करेंगे, सारा वगैरह वो देती है ना, खर्चे का अपना। तो उसमें ही वो बताती है कि वो कितनी जन सुविधाओं पर पैसा खर्च करेगी सरकार, ठीक है। अब देखिए ये सब ऐलान किस में होता है? ये बजट में होता है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि
अगले साल की योजना के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। अब सरकार ने ये तो बता दिया कि हम इतना इतना खर्च करेंगे, अब सरकार ये भी बताएगी कि वो पैसा आएगा कहाँ से सरकार के पास। सरकार अपने घर से थोड़ी ना खर्च करती है, ऐसा थोड़ी ना है कि उसके पास नोट छापने की मशीन है और छाप के पैसे खर्च कर लेगी। वो कहाँ से आता है पैसा, अभी मैंने आपको बताया कहाँ से आता है, वो टैक्स से आता है। जो आप लोगों से जो टैक्स लिया जाता है ना, उसी वही पैसा होता है, उसको सरकार आपसे टैक्स लेकर आपके ऊपर ही खर्च कर देती है। बाद में आपके लिए रोड बना देती है, राशन दे देती है, आपके लिए स्कूल, आपके लिए हॉस्पिटल, पानी, ये सारी सुविधाएं कर देती है। ठीक है, अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर कई सारे स्कूलों में ये सुविधा है कि बच्चों को पानी की बोतल फ्री में मिलती है, पानी पीने के लिए फ्री में मिलता है वहां पर। ठीक है, उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फ्री में पानी पीते हैं। तमिलनाडु में है शायद ये सुविधा कि वहां पर फ्री में पानी मिलता है, और हमारे यहाँ तो नहीं मिलता पानी फ्री में। नेक्स्ट देखते हैं, जनता से कर वसूलने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्चा करने का सरकार को पूरा अधिकार है। यानी कि उनसे, जो जनता है उससे टैक्स वसूलने का भी अधिकार है और उनको खर्च करने का भी अधिकार है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने और पाइपों का जाल बिछाने और पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाना लगाने पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है कि नहरों, सॉरी नदियों से वो नहर निकालेगी, नहरों से बम्बे निकालेगी और बम्बों से पाइप से पानी गांव गांव शहर शहर पहुंचाएगी और उसको फिल्टर करके लोगों के घर तक पहुंचाएगी। है ना, ये काम किसका है, सरकार का, और इस पे सरकार खर्च भी करती है। और देखो जो आपका गंदा पानी है वो गंदे पानी का की निकासी के लिए भी खर्च करती है। कैसे करती है, जो नाले होते हैं ना, सीवर वगैरह, वो उसको कौन बनवाता है, उसको सरकार ही बन कि यहाँ पर लिखा है कि वो कहाँ व्यय करती है, मतलब कहाँ कहाँ वो खर्चा करेगी। ठीक है, इन इन चीजों पे वो खर्चा करेगी, जैसे पेंशन के ऊपर खर्चा करेगी, अन्य व्ययों पर खर्चा करेगी, वित्तीय आयोग और अन्य अंतरण पर खर्चा करेगी, आर्थिक सहायता पर खर्चा करेगी, जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, वहां पर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है ना। और केंद्रीय योजनाओं पर खर्च करेगी, जैसे रोड वगैरह बनाना, इन पर रक्षा, जो हमारी सेना है, सेना के लिए भी तो खर्चा होता है ना, पैसे वर्दी के लिए, उनके जो बंदूक वगैरह उनको दी जाती है, उसके लिए उनका खाने पीने का खर्चा। तो ये सब क्या है, ये सब परसेंट लिखे हुए हैं कि जो जो सरकार के पास पैसे आएंगे बजट में, वो बताती है कि इतना हम राज्य सरकार को का हिस्सा देंगे, इतना हम ब्याज की अदायगी करेंगे, यानी कि जो पैसे हमने उधार ले रखे हैं हम उनको देंगे, और इतना हम योजनाओं पर खर्च करेंगे, और इतना हम आर्थिक सहायता देंगे। आर्थिक सहायता जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा हो गया, तो इस तरह की चीजों के लिए भी पैसे होते हैं ना, तो उसके लिए खर्च करेंगे। अभी जैसे हाल फिलहाल में मैंने कोरोना का भी उदाहरण दिया, तो कोरोना के लिए भी पैसों की जरूरत थी ना, तो उसी तरह से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ से आता है। अब देखिए रुपया आता कहाँ से है सरकार के पास, वो हम देखेंगे। तो आता कहाँ से है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, तो यानी कि जो सरकार ने पैसा ऋण पर दे रखा है वहां से आता है ना। और माल एवं सेवाओं कर से आता है, यानी कि जो जितनी भी वस्तुएं बिकती हैं उनकी जो उनके पर जो टैक्स लगा होता है, वो टैक्स कौन वसूलता है, उसे वसूलती है सरकार। उधार और अन्य देय पर आएगा, यानी कि जो और उधारी है, बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, सरकार अपने बॉन्ड वगैरह निकालती है मार्केट में, तो उन सब से जो पैसे आते हैं ब्याज के, उनसे आएगा। निगम कर, देखो निगम कर क्या होता है, राज्य सरकार की कुछ कंपनियां होती हैं या कुछ उद्योग होते हैं, उनसे जो टैक्स आता है उनसे आएगा पैसा। आय कर, यानी कि जो आपके माता पिता जो भी जॉब करते हैं, अपनी सैलरी पर जो टैक्स देते हैं हम उसको आयकर बोलते हैं, वहां से आएगा। कर भिन्न राजस्व से आएगा, यानी कि जो खेती बाड़ी पर जो टैक्स लगता है वहां से आएगा। और केंद्रीय उत्पाद, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उत्पाद होते हैं, फैक्ट्री वगैरह होती हैं या उद्योग धंधे होते हैं, उनसे जो टैक्स आएगा वहां से। और सीमा शुल्क, ये जो टोल टैक्स की मैं अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो जो जो टोल टैक्स है ना, वहां से आएगा पैसा। जो सीमा शुल्क होता है ना, ये टोल टैक्स ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।
तेजी शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित हुई है। हम्म आप लोग के नीचे रखा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परिवहन के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो, देखो ये सारी चीजें कहाँ से सरकार शुरू करती है, ये जो टैक्स का पैसा आता है बाद में उसे इकट्ठा करके जो सरकार है वो जनता के ऊपर ही खर्च कर देती है। ठीक है, अभी देखो चेन्नई की एक कहानी हमने चैप्टर के शुरू में देखी थी और हम फिर से एक चेन्नई की कहानी देखेंगे। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधा का भारी अभाव है। इस अध्याय के अगले हिस्से में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस जन सुविधा यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसे कि इस अध्याय की शुरू में हमने देखा कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडार किया गया है उसके आसपास के इलाकों में, यानी कि जहां पर पानी का भंडार किया जाता है, यानी कि जैसे नदियों से जो पानी लाके फिल्टर किया जाता है, फिर उसको पाइपों से लोगों के घर पहुंचाया जाता है, गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाया जाता है। तो वहां के आसपास के लोगों को तो ठीक-ठाक पानी मिल जाता है, लेकिन जिनकी बस्तियां दूर हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। जल आपूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्य वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मध्य वर्ग के तो आसानी से ढूंढ लेते हैं क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है। लेकिन वहीं अगर आप गरीब लोगों की बात करो तो उनके पास ये सुविधा नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा पैसे होते ही नहीं है। वे बोरवेल खोदकर, टैंकों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। कौन चला लेते हैं? मध्य वर्ग के लोग। ठीक है, पानी की सुविधा के अलावा कुछ ही लोग सुरक्षित पेयजल तक पहुंच पहुंच है। यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा है। संपन्न तबके का मतलब है जिनके पास पैसा है वो तो पानी खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पाते। वे बोतल बंद पानी और जल शोधकों उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ठीक है, आप पता चल गया ना आपको कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें। किसके हाथ में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं विकल्पों की तलाश। तो जो सरकार है उसको एक ही चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए पानी के लिए, उसको विकल्पों की भी तलाश रखनी चाहिए ताकि सभी तक पानी पहुंच पाए। चेन्नई की स्थिति कोई अनोखी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखने लगता है। नगर पालिका की जला आपूर्ति कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैल रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। ठीक है, जो कंपनियां हैं वो क्या है? पानी बेचती हैं। जैसे बिस्लरी का पानी होता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, रेलवे का अपना अलग पानी होता है। तो वो कंपनियां जो है सुविधाएं तो दे रही हैं, पानी तो मुहैया करा रही है, जगह जगह जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही वहां तक भी पहुंच रही है, लेकिन उन सारी सुविधाओं का वो कुछ पैसे चार्ज करती हैं जो सामान्य लोग हैं वो नहीं दे पाते हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाके में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर प्रतिदिन मिलना चाहिए। ठीक है, कहां पर? शहरी इलाकों क्या जो एक व्यक्ति है उसको 135 लीटर मिलना चाहिए, यानी कि वो 7 बाल्टी के बराबर है। वहीं जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको केवल 20 लीटर पानी मिलता है, जो एक बाल्टी के बराबर है।
ठीक है, एक को 7 बाल्टी पानी मिल रहा है, जो शहर में रह रहा है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, उसको बस 1 बाल्टी पानी मिल रहा है। और वहीं कोई आलीशान घरों में रहते हैं, आलीशान होटल में रह रहे हैं, तो उसको कितना 600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी पानी तक मिलता है। देखो स्विमिंग पूल में जो पानी भरा जाता है, वो ज्यादातर दूसरे तीसरे दिन वो चेंज कर देते हैं। अगर ज्यादा ही लग्जरी है तो वो डेली ही उसको चेंज करते हैं पानी को। तो इतना सारा पानी वेस्ट जाता है। और उसमें कितने लोग नहाते हैं? थोड़े से लोग नहाते हैं, है ना। थोड़े से लोग नहाते नहीं है, वो उसमें इंजॉय करते हैं। नहाना थोड़ी ना बोलेंगे उसको, आधा आधा घंटे उसमें पड़े रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उसको इंजॉय करना बोलेंगे, नहाना थोड़ी ना बोलेंगे। तो देखो कितनी नाइंसाफी है। एक व्यक्ति है, उसको 7 बाल्टी मिल रहा है, और एक व्यक्ति को 1 बाल्टी मिल रहा है, और एक व्यक्ति है उसको 80 बाल्टी पानी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं वो गलत है। नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामी माना जाता है। कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ भी गड़बड़ होती है सरकार को हम जिम्मा दे देते हैं कि भाई सरकार की गलती है। ठीक है, पानी नहीं आ रहा तो सरकार की गलती है। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करा पा रही है, और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जल आपूर्ति का काम निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि जो गरीब लोग हैं उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। पहला, इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यानी कि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई सरकार से काम नहीं हो रहा है, सरकार टाइम पे नहीं पानी की सुविधा करा रही है, या जो सरकारी बसें हैं वो टाइम से नहीं आती हैं जाती हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि उनको उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को उनका अधिकार दे दिया जाए, तो टाइम पे काम होगा। टाइम पे तो आपको काम मिलेगा, लेकिन वो इतना महंगा होगा कि सब लोग नहीं खरीद पाएंगे, है ना। टाइम पे तो होगा, लेकिन सब लोग नहीं खरीद पाएंगे उसको। तो देखते हैं, पहला है, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो जल है वो कौन मुहैया करा रहा है, वो प्राइवेट कंपनियां करा रही हैं। दूसरा है, दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जल पूर्ति सब लोगों की पहुंच तक है। यानी कि कुछ जगह ऐसा है कि पानी की सुविधा ठीक ठाक वहां मिल रही है। तीसरा है, जहां जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं पाया गया है। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए हैं। जैसे आप बोलिविया की कहानी पढ़ेंगे, आपको 9th या 10th में बोलिविया की कहानी मिल जाएगी। देश में दंगे भी फैल गए हैं, जिसके जवाब में सरकार को जल पूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यानी कि वहां पर पानी के लिए इतना ज्यादा संघर्ष हो गया, क्योंकि निजी बोलिविया में पानी की दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या किया कि निजी हाथों में उसको दे दिया। तो पानी उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। तो वहां के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, और परेशान हो गया, उन्होंने एक अच्छा खासा आंदोलन छेड़ा बोलिविया में। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारी दंगे वगैरह हुए, और सरकार ने दबाव में आकर दोबारा ये काम शुरू कर दिया कि ठीक है हम ही संभालेंगे इसको। दोबारा से सरकार के हाथ में पानी का काम आ गया। नेक्स्ट, भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम है, और उनकी सफलता कुछ क्षेत्र में तक ही सीमित रह गई है। यानी कि सब जगह जो विभाग है वो ठीक से पानी मुहैया नहीं करा पाया रहा है। कुछ ही जगह पर जो पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुंबई की जल पूर्ति विभाग अपने खर्च को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है, और उनकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजना शुरू की है, ताकि देखो वर्षा जल संचय का मतलब ये है कि जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने क्या बोला है कि ताकि जो जल है वो सबकी पहुंच तक रहे। तो उन्होंने बोला है कि जो आपके वर्षा का जो जल होता है वो आप या तो अपनी छत पर उसका संचय करें,
या फिर आप घर में एक ऐसा तालाब बनाएं या गड्ढा बनाएं जिसमें वो जो जल है वो सुरक्षित करके रखा जा सके, ताकि जब आपके पास जल की कमी होती है तो वो जल काम आता है। या फिर क्या होता है, जो भूमिगत स्तर में सुधार लाया जा सकता है, या फिर वो जो वर्षा का जल है उसको नालियों में ना बहाकर घर में ही एक गड्ढा कर दो, उस गड्ढे में ही उस पानी को जाने दो। उससे क्या होगा कि वहां का जो वाटर लेवल है वो सुधर जाएगा, यानी कि वो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। जैसे कहीं कहीं नलकूप लगाए जाते हैं तो वहां पर पानी नहीं आता है ना, 10 मतलब 100 100 फीट पे भी पानी नहीं आ पाता है कई 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 जगह। तो वहां पर क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि वहां पर जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे होता है। पानी क्या होता है, पृथ्वी की सतहों में काफी नीचे होता है। तो अगर निरंतर उसमें पानी डालते रहेंगे, पृथ्वी में हम ऊपर से पानी डालते रहेंगे तो जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पानी कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो जो वर्षा का जल है उसको संचय करने के दो फायदे हैं। पहला तो यह है कि अगर उसको ऐसे ही आप अपने आंगन में गड्ढा करके उस पानी में ही, उस गड्ढे में ही उस पानी को भरते रहेंगे तो उसका ये फायदा है कि कुछ दिन बाद उस एरिया का जो वाटर लेवल है वो सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। और दूसरा लाभ उसका ये भी है कि अगर आप इकट्ठा कर लीजिए और बाद में उसको फिल्टर करके अपने यूज में भी ले सकते हैं। ठीक है, वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी सेवाएं कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंक की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है। यानी कि पानी की कीमत कितनी होगी वो कौन तय करेगा, सरकार तय करेगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां नहीं तय करेंगी। और वहीं उन्हें काम करने की इजाजत देता है ना। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर कहा जाता है। मतलब सरकार की देख रेख में काम होगा, पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, सरकार का पूरा हस्तक्षेप है इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि क्या निष्कर्ष निकला। हमने ये जो पूरा पढ़ा है उसमें क्या निष्कर्ष निकला है। निष्कर्ष ये निकला है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। ठीक है, बुनियादी मतलब रोजमर्रा की जो जरूरत है उनसे होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया है। और जीवन का अधिकार कौन से में है, आर्टिकल 21 में। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रति व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति काफी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सुविधाओं की स्थिति कमजोर है। यानी कि जो ठीक ठाक सोसाइटी वगैरह बनी हुई है उनमें तो ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पानी की। लेकिन जो गरीब बस्तियां हैं, जैसे गांव वगैरह हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथ में सौंप देने से समस्या हल नहीं होगी और समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि निजी कंपनियां क्या है, अच्छा खासा पैसे वसूलेंगी जो लोग दे नहीं पाएंगे, तो इन सारी सुविधाओं से वो वंचित रह जाएंगे। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे यह सुविधा समता परक ढंग से मिलनी चाहिए। यानी कि ये जो कुछ सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं, वो किसकी पहुंच तक होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति की पहुंच तक होनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी वर्ग का है। ठीक है, तो इन सुविधाओं में कौन सा आएगा, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे जा पाएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों तक पहुंच पाएगी जो भी फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए ये वीडियो में 3 बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं क्या सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, बार बार अपने आप वीडियो डिलीट हो जाती है या फिर वीडियो में आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं इसी वीडियो को रिकॉर्ड करते करते। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।